हेलो स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। एक लेक्चर हमने इस तक पढ़ लिया था, ठीक है। सेकंड लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे आज न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। ये दो चीजें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसके अंदर ये है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ठीक है। कब तक? जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। हमने बताया था, मान लो जैसे ये कोई भी क्या है, टेबल है, इसके ऊपर कोई बुक पड़ी है, ठीक है। ये अपने आप यहां से यहां नहीं जा सकती, तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी कंटिन्यूअसली। और इस चीज को मैं यहां से छोड़ दूं तो ये बॉडी कहां जाएगी? नीचे जाएगी, लगातार किसमें? मोशन में। कब तक? जब तक हमने इसके ऊपर फोर्स ना लगाया हो। और या कोई बॉडी जब सीधी लाइन के अंदर यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे वो अपने आप मुड़ नहीं सकती, टर्न नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे? इट स्टेट्स दैट a body continues to remain its own state, अपनी खुद की स्टेट, its own state of rest or motion or moving in a straight line, unless कब तक? it is acted some external force, ठीक है। कब तक? जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ठीक है। ये बात आप समझे। कब तक? जब तक किसी बॉडी के ऊपर हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे अपनी तरफ से, तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ठीक है। और यही चीज हमने पढ़ी थी किसके अंदर? इनर्शिया के अंदर। इनर्शिया के अंदर भी यही था, ठीक है। इनर्शिया के अंदर क्या था? कोई भी बॉडी लगातार उसी स्टेट के अंदर, मीन्स जड़त्व, रेस्ट या मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया है। ये यहां से ये बात आप समझ गए होंगे कौन सी? कि इनर्शिया के अंदर हमने क्या पढ़ा था? इनर्शिया भी यही था कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक हम उसको कोई धक्का या उसको खींचेंगे नहीं, पुश और पुल नहीं करेंगे। और पुश और पुल क्या होता है? फोर्स होता है। तो यही बात इसके अंदर है, वही बात उसके अंदर थी कि यदि किसी बॉडी के ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक कोई बॉडी जो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन के अंदर रहेगी। ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया है। एक चीज आप समझ गए होंगे। इसके बाद न्यूटन का सेकंड लॉ हम करेंगे। सेकंड लॉ जो है वो लीनियर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। तो उसको करने से पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, देखो लीनियर का मतलब क्या है? एक सीधी लाइन। लीनियर का मतलब क्या है? एक सीधी लाइन। और मोमेंटम से क्या समझते हैं? मोमेंट होना। मोमेंटम से क्या समझते हैं? मोमेंट होना। मोमेंट का मतलब बढ़ना, ठीक है। तो मोशन होना, इसके अंदर सीधे लाइन के अंदर होना,
तो उसे क्या कहेंगे, लीनियर मोमेंटम। द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, क्या कहेंगे, इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। ठीक है, और इसको मेजर करते हैं, इट इज measured as the product of mass and velocity of the body। इसको डिनोट किया जाता है P से, वेक्टर क्वांटिटी है, एरो लगा दिया, तो P वेक्टर क्या बन गया, m इंटू वी के ऊपर एरो लगा, क्योंकि मास तो स्केलर। तो मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो किसकी डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, मींस जिधर बॉडी मूव करेगा। ठीक है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी, ध्यान से देखो, मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। या यदि न्यूटन की टर्म में लिखो तो न्यूटन सेकंड भी इसकी यूनिट होती है। क्या यूनिट होती है, न्यूटन सेकंड, क्योंकि फोर्स हम पढ़ेंगे मोमेंटम अपॉन टाइम होता है, तो मोमेंटम बराबर फोर्स इंटू टाइम हो जाता है, तो न्यूटन सेकंड भी इसकी क्या यूनिट होती है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड कह दो या न्यूटन सेकंड, एक ही बात है। कौन से सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। दूसरी है, किलोग्राम की जगह सीजीएस के अंदर क्या ले आओगे, ग्राम, सेंटीमीटर पर सेकंड या डाइन सेकंड बोलते हैं इन सीजीएस सिस्टम। ये लीनियर मोमेंटम की क्या हुई, यूनिट्स हुई। ठीक है, डायमेंशन आप लिखेंगे इसका, और डायमेंशन के अंदर जब हमने डायमेंशन एनालिसिस जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर भी मैंने डिस्कस किया था लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो डायमेंशन हम इसका पढ़ेंगे, क्या होता है इसका डायमेंशन। डायमेंशन होगा इसका, यहां से निकाल लो डायमेंशन। तो P का डायमेंशन क्या होगा, मास का तो क्या हो गया m, वेलोसिटी का हो गया LT माइनस 1, MLT माइनस 1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या हुआ, यहां से आप याद रखेंगे क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, इसको P वेक्टर से आप लिखोगे, और P वेक्टर होता है मास इनटू वेलोसिटी। इसको मेजर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी आप सभी जानते हैं, तो लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन वही होगी जिधर बॉडी मूव करेगी, मींस वेलोसिटी की डायरेक्शन में। इसकी यूनिट्स हमने लिख दी यहाँ से, मास की यूनिट किलोग्राम होती है और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, या इसको हम न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। एसआई सिस्टम के अंदर ये यूनिट है। किलोग्राम की जगह ग्राम ले लो, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, वो सीजीएस सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट होगी, और इसका डायमेंशन भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब यहां से यदि ग्राफ की बात करूं मैं, तो ग्राफ की बात जब आप करोगे, मोमेंटम और मास के बीच में ग्राफ ड्रा कर सकते हो, मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में आप ग्राफ ड्रा कर सकते हो। ठीक है, और मास और वेलोसिटी के बीच में आप ग्राफ ड्रा कर सकते हो। ठीक है, तो यह तीन चीजों के बीच में आप तीन ग्राफ यहाँ पे हम लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड बना सकते हैं। इतना लिखने के बाद हम ग्राफ डिस्कस करते हैं। इस तरह से आया, पहला मान लेते हैं ग्राफ है, आपको P और M के बीच में ग्राफ ड्रा करना है, बट यहाँ पे मैं मान रहा हूं कि वेलोसिटी सपोज कांस्टेंट है। कोई व्हीकल जैसे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा मोमेंटम लगातार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मास और
जो मोमेंटम के बीच में आपका जो ग्राफ आएगा वो कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंटम बढ़ेगा। हो सकता है कि किसी बॉडी का इनिशियल मास दे रखा है, तो जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मोमेंटम बढ़ता चला जाएगा। दूसरा है P और वेलोसिटी के बीच में, इसमें मास कांस्टेंट ले रहा हूं, तो यहां से भी देखो P डायरेक्टली, P बराबर क्या है, अपना फॉर्मूला है P बराबर क्या, mv। यही है, जब मास कांस्टेंट ले लिया तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, v। यहाँ पे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, m। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मोमेंटम बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हुआ। लास्ट जो ग्राफ आया आपका वो वेलोसिटी और मास के बीच में, इसमें मान लो P कांस्टेंट है, यहां P कांस्टेंट है। ठीक है, तो V क्या आएगा, V क्या आएगा, P बाई एम। ठीक है, P कांस्टेंट है तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जैसे इसको हम समझ सकते हैं, मान लो एक बच्चा है, वो साइकिल चला रहा है तेजी से, जितनी स्पीड से वो चला सकता है उतनी स्पीड से साइकिल चला रहा है। एक बच्चा और बैठ गया, ठीक है, तो उसको उसकी स्पीड घटेगी या बढ़ेगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक और बैठ गया तो और कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे मास बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। क्या हो रही है, घट रही है। तो वेलोसिटी घटेगी जैसे जैसे मास बढ़ेगा। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, इस तरह का कर्व, इस तरह का कर्व। तो ये अपना क्या है, लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। और उसके सारे ग्राफ्स। लीनियर मोमेंटम आप समझ गए, इसको आप नोट कर लेंगे। अब इसके ऊपर बेस्ड है न्यूटन का सेकंड लॉ, इसलिए मैंने लीनियर मोमेंटम पहले पढ़ाया। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ये कहता है, हालांकि अब की बार सीबीएसई ने, मैं बता देता हूं, थोड़ा सा जो सिलेबस है उसके अंदर 30% की कटौती करी है। तो कुछ एक चीजें जो है वो मतलब डायरेक्ट दी गई हैं, उनका प्रूफ वगैरह नहीं दिया गया, प्रूफ वगैरह बोर्ड एग्जाम में नहीं है। तो बट यहाँ पे मैं सारी चीजें यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप एक बार देखते रहना सिलेबस को ध्यान से। ग्रुप के अंदर हमने डाल दिया था कि क्या क्या चेंजमेंट हुई है, 30% कहाँ कहाँ कम हुआ, कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जो फोर्स है, जो हमने जो फोर्स लगाई है किसी भी बॉडी के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या, जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्योंकि जैसे जैसे फोर्स लगाएंगे वैसे वैसे उसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो वो न्यूटन का सेकंड लॉ है। इट स्टेट्स दैट द एक्सटर्नल फोर्स acting on a body is directly proportional to rate of change of linear momentum of the body। दैट इज करके ये लिख सकते हैं।
किसी बॉडी के ऊपर जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है वो होगी किसके बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ को हम ऐसे लिखते हैं डी बाई डी टी से, मोमेंटम है तो डीपी बाई डी टी। आप जानते हैं मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, ठीक है। तो एफ वेक्टर प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, डीपी बाई डी टी। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आप सभी जानते हो कांस्टेंट लगाते हैं, के डीपी बाई डी टी, लेकिन यहां पे के की वैल्यू 1 होती है, के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे एफ वेक्टर इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, कभी ये सोचो कि सर ये 1 कैसे लिख दिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उनकी अलग अलग मतलब फॉर्मूले के हिसाब से अलग अलग वैल्यूज होती है, आगे भी हम पढ़ेंगे। और हो सकता है आपने पढ़ा भी होगा, जैसे टाइम पीरियड पढ़ा था 2 पाई एल बाई जी का रूट, तो यहाँ पे 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो के की वैल्यू यहाँ क्या है, 2 पाई है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे के की वैल्यू अलग अलग होती है, तो इसमें ये घबराने की बात नहीं है कि k1 कैसे लिख दिया, ठीक है। तो k की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, तो एफ वेक्टर हमारा क्या बन गया, dp वेक्टर बाई dt। p वेक्टर अभी अभी पढ़ा है, इसलिए मैंने मोमेंटम पहले पढ़ाया है, क्योंकि इसके अंदर यूज हो रहा है। मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू वी वेक्टर, ठीक है, ये आप समझ गए। तो इसको हम क्या लिख देंगे, मास बाहर ले लो m बाहर, तो dv बाई dt आ गया। और ये आप सभी जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन। तो f वेक्टर बराबर क्या, ma वेक्टर। और यदि स्केलर फॉर्म में मतलब मैग्नीट्यूड में लिखोगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशन भी पहले पढ़ा हुआ है, तो डायमेंशन क्या आएगा यहाँ पे अपना m1 L1 t माइनस 2, क्योंकि फोर्स का तो जो मास इंटू एक्सेलरेशन है ये यहां से लिख सकते हैं, तो m इंटू डी वी बाई डी टी है, तो वेलोसिटी का भी अभी लिखा ही है एल टी माइनस 1 अपॉन क्या t, तो ऊपर आकर के एल टी माइनस 2 हो जाएगा, ये पहले भी पढ़ा हुआ है। या यहाँ से ये लिख सकते हो कि f बराबर क्या है m में, तो मास का तो m लिख दिया और एक्सेलरेशन का क्या हो गया L1 t माइनस 2। ये फोर्स का क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। या सिंपली लिखना चाहो तो इसको हम F इज इक्वल टू m में लिखेंगे, क्योंकि बार बार हम ये नहीं है कि भाई वेक्टर फॉर्म ही यूज करते हुए चलेंगे। जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो F इज इक्वल टू m में। तो यहां से आप समझ गए होंगे इसकी बात कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। F इज इक्वल टू क्या आ गया अपना dp बाई dt आ गया, p की वैल्यू रख दिया m इंटू वी, m बाहर आ गया, dv बाई dt हो गया। dv बाई dt आप सभी जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बराबर है, F इज इक्वल टू m में। इसका डायमेंशन हमने लिख दिया फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसकी यूनिट्स की बात करेंगे, इसकी यूनिट्स की बात करेंगे। यूनिट्स ऑफ फोर्स, इसको मैं हटा रहा हूं, ये आप लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके, साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलना है। यूनिट्स ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट्स क्या है, देखिए फोर्स और एनर्जी और पावर ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनके पास एब्सोल्यूट यूनिट्स भी है और ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी हैं। बाकी लगभग सभी चीजें क्या हैं, एब्सोल्यूट यूनिट्स ही होती है उनके पास, ठीक है। बट यहाँ पे फोर्स और वर्क जो एनर्जी बताई हमने या पावर बताई हमने, वो ऐसी क्वांटिटी है जिनके पास एब्सोल्यूट भी है और ग्रेविटेशनल भी है। तो यहाँ से हम समझेंगे इसको। तो पहली है एब्सोल्यूट यूनिट्स, और एब्सोल्यूट यूनिट्स जो है वो आप सभी जानते हैं। पहली है न्यूटन इन एसआई सिस्टम, और दूसरी है डाइन इन सीजीएस सिस्टम।
पहली है क्या, न्यूटन, और दूसरी है क्या, डाइन। ठीक है, अब न्यूटन होता क्या है, 1 न्यूटन होती क्या है। देखिए F इज इक्वल टू क्या है, m में। ये 1 न्यूटन होगा जब मास कितना हो जाना चाहिए, 1 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स होगी कब, जब उस बॉडी के ऊपर जिसका मास कितना है, 1 किलोग्राम है, कितना एक्सेलरेशन हो जाए, कितना एक्सेलरेशन हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी is said to be 1 Newton if a body of mass 1 kilogram accelerates through 1 meter per second square। कितना एक्सलरेशन हो जाए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, या ये भी कह सकते हैं 1 न्यूटन इज दैट फोर्स एक्टिंग ऑन 1 किलोग्राम मास बॉडी एक्सेलरेट्स द बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। तो ये 1 न्यूटन हुआ, क्या हुआ, ये 1 न्यूटन हुआ। इसी तरह से आप लिख सकते हैं क्या, 1 डाइन। यहां से आप क्या लिख सकते हैं, 1 डाइन। 1 इतना आप लिख करके 1 डाइन बता रहा हूं न्यूटन की जगह। देखो ये आसान सी बात है, इसको याद हो गया तो इसको करना बहुत ही मुश्किल। 1 डाइन, 1 डाइन के लिए यहाँ पे डाइन, यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे सेंटीमीटर। 1 डाइन 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डाइन ऑफ मास 1 ग्राम एक्सेलरेट्स थ्रू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 1 डाइन फोर्स हो गई, क्या हो गई, 1 डाइन फोर्स हो गई। रिलेशन आप ऐसे जानते हैं, पहले पढ़ा हुआ है मैंने, डायमेंशन में पढ़ाया हुआ है। फिर भी यदि थोड़ी बहुत बात करते हैं तो रिलेशन यहां से निकाल सकते हैं। कैसे कि 1 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही है, 1 किलोग्राम में ग्राम बना लो 1000 होते हैं 10 की पावर 3। मीटर में सेंटीमीटर बना लो 10 की पावर क्या होते हैं 2। आई गया आंसर, 10 की पावर कितना आ गया 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे, इसको आप लिख लेंगे। दूसरी यूनिट्स की बात करता हूं। सेकंड जो यूनिट्स है वो है ग्रेविटेशनल यूनिट्स। जो भी हम मेजर करते हैं, जैसे आप अपना वेट मेजर करते हो, आप अपना वेट मेजर करते हो तो वो ग्रेविटेशनल सिस्टम में है। ग्रेविटेशनल यूनिट्स, पहली है किलोग्राम वेट, लिखते हैं ना किलोग्राम वेट। कोई भी पैकेट आप खरीदो उसके ऊपर लिखा होता है, चिप्स का पैकेट खरीदा आपने, क्या लिखा होता है 20 ग्राम वेट। ठीक है, या दाल का पैकेट खरीदा 2 किलोग्राम वेट। ठीक है, वहां पे ग्रेविटी जुड़ी हुई है इसके साथ, इस चीज का ध्यान रखना। या इसको हम किलोग्राम फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किलोग्राम फोर्स भी बोलते हैं। कौन से सिस्टम में है, एसआई सिस्टम में। दूसरी है ग्राम वेट और ग्राम फोर्स। मैंने वेट को यहां से W से लिख लिया, कई जगह WT भी लिखा होता है, जैसे ये भी लिख सकते हैं किलोग्राम वेट ऐसे। ठीक है, या ग्राम वेट ऐसे।
वो कोई फर्क नहीं, बात वही है। 1 किलोग्राम वेट कब कहोगे, ध्यान से समझना, ग्रेविटी जुड़ी हुई है बस। ये 1 किलोग्राम फोर्स कह दो, ये 1 किलोग्राम वेट, एक ही बात है। F इज इक्वल टू एम में है, फोर्स 1 किलोग्राम वेट 1 किलोग्राम फोर्स होगी kgf, मास तो वही 1 किलोग्राम और एक्सलरेशन हो जाए 9.8, एक इसके बराबर हो जाए g के बराबर, इतना है, एक इसके बराबर हो जाए g के बराबर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 1 किलोग्राम फोर्स इज दैट फोर्स acting on a body of mass 1 kilogram and accelerates it through 9.8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 किसी का 10 भी ले लेते हैं, कई बार वो कोई खास बात नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो यहां से सिंपल सी बात होगी, 1 किलोग्राम फोर्स या 1 किलोग्राम वेट किसके बराबर आ गया, 9.8 न्यूटन, या अप्रोक्सीमेट 10 न्यूटन के बराबर भी लिख सकते हैं। ये रिलेशन आपको याद रखना, आगे यूज होगा। 1 किलोग्राम फोर्स को यदि न्यूटन के अंदर आप कन्वर्ट करेंगे तो 9.8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, एक चीज और बच गई, ग्राम वेट। तो ग्राम वेट को आप क्या लिखेंगे, यहीं से लिख देंगे, 9.8 मीटर की जगह आपको क्या बनाना है, सेंटीमीटर बनाना है, बाकी वो आपका आ ही जाएगा। ग्राम फोर्स की बात करोगे, यहां से लिख देता हूं, वन ग्राम फोर्स, तो 1 ग्राम फोर्स होगी, 1 ग्राम इसका मास और 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। मीटर के सेंटीमीटर बनाओगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.8 इंटू 100 कितना आएगा, 980 नहीं आएगा क्या, वही लिखा है। बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम एंड एक्सेलरेट्स इट थ्रू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 ग्राम फोर्स में हो जाएंगे 980 डाइन, ये रिलेशन। ठीक है, समझ गए, ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ है। इसके कुछ कंसिक्वेंसीज हैं, सिंपल बातें हैं, वो आपको दे रखी हैं बुक्स के अंदर, एक बार आप देखेंगे तो, हालांकि इतना ही है अपने बोर्ड में। तो जैसे F इज इक्वल टू एम में दे रखा है, यदि मान लो किसी बॉडी, कोई बॉडी क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, आप समझते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, 0। तो पहली बात यही है, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये इसके कंसिक्वेंसीज हैं कुछ एक, और फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया, वो हमने डिस्कस कर ही दिया था। हाँ, इसके कंपोनेंट फॉर्म में वो लिख लेना, न्यूटन सेकंड लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे एफ वेक्टर अपना क्या है, डीपी वेक्टर बाई क्या है, डीटी है, समझना। 3 डायमेंशन में एफ वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, समझते हैं आप। पी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, P
पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप और प्लस पी जेड, ये है पहले पढ़ा हुआ, दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप और प्लस पी जेड के कैप। अब कंपोनेंट जो है वो लाइक कोफिशिएंट को कंपेयर करो। इधर आई कैप का कोफिशिएंट एफ एक्स, उधर क्या है डी पी एक्स बाई डी टी, एक आ गया। इधर एफ वाई है तो इधर क्या आएगा डी पी वाई बाई डी टी। एफ जेड क्या आएगा डी पी जेड बाई डी टी। तो ये कुछ एक बातें थी, कंपोनेंट फॉर्म के अंदर कैसे लिखना है वो आपने लिख लिया, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है आप इतना इसको पढ़ लेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने लीनियर मोमेंटम डिस्कस कर लिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस कर लिया और सेकंड लॉ ऑफ मोशन F = ma तक हम पहुंच गए, ठीक है। ओके, थैंक यू।